अच्छा, सॉल्ट्स हमारे पास क्या होते हैं? जब भी कोई मेटल किसी एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट में एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें सोडियम हमारा कैटाइन है और Cl जो है वो हमारा Cl नेगेटिव क्लोराइड हमारा एनाइन है। तो हमेशा इसमें एक कैटाइन होता है, एक एनाइन होता है, ये चीज सॉल्ट बनती है। इसी तरह क्लोराइड्स के भी सॉल्ट होते हैं, सल्फेट्स के भी सॉल्ट होते हैं, नाइट्रेट्स के भी सॉल्ट होते हैं। तो बनता कैसे है सॉल्ट? जबकि मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे। अब वो हाइड्रो अगर दो हाइड्रोजन है यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन भी डिस्प्लेस कर सकता है, तो वो भी सॉल्ट कहलाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना है यहाँ पे, इसी तरह दोनों के दोनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे तो भी सॉल्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट बना है। इसी तरह हम लोगों ने और भी रिएक्शंस देखे हैं जिसमें सॉल्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl से रिएक्ट करता है तो इसमें सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना लेता है एंड वाटर। इसी तरह हम लोगों ने और भी रिएक्शन देखे, जैसे मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें मैं नाइट्रिक एसिड डालूं तो यहाँ पे सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्या बना लेगा? सोडियम नाइट्रेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो सोडियम नाइट्रेट बना है ये हमारे पास सॉल्ट है। सिमिलरली कोई मेटल ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको मैं किसी एसिड में डालूं, जैसे कार्बोनिक एसिड में H2CO3, तो इस मैग्नीशियम ने अगर इस हाइड्रोजन को हटाना है कार्बोनेट से और उसके साथ खुद लग जाना है तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना है ये भी एक सॉल्ट कहलाएगा। सॉल्ट इस तरह से बनते हैं। अच्छा, कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो पूरा कैटाइंस और एनाइंस का टेस्ट फॉर आइन जो होता है वो पूरा इसका एक क्वेश्चन बनेगा, ATP में आता है, वो भी हम लोगों को देखना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या है कि जैसे आप लोग घरों में, हम सबके पास कॉमन सॉल्ट होता है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जो घरों में हम सॉल्ट यूज करते हैं। इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये इसमें डिजोल्व हो जाता है, गायब हो जाता है सॉल्ट, उसको हम कहते हैं कि डिजोल्व हो गया है। तो ऐसे सॉल्ट को हम कहेंगे कि वो सॉल्युबल है। पानी में डलने पे जब सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है, ये सॉलिड स्टेट है, सॉलिड से ये जब डिजोल्व हो जाता है पानी में तो ये एक्वा स्टेट में आ जाता है। और एक्वा स्टेट में आने का मतलब क्या है कि Na पॉजिटिव आइन जो है वो अलग हो जाता है इसमें से, उसको भी हम एक्वस लिखते हैं, और Cl नेगेटिव आइन, क्लोराइड आइन, ये भी अलग हो जाता है, इसको भी हम एक्वस लिखते हैं। सिमिलरली कुछ सॉल्ट होते हैं जो कि डिजोल्व नहीं होते, उनको हम कहते हैं वो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पानी के अंदर मैंने बेरियम सल्फेट सॉल्ट डाला, ये एक सॉल्ट है। इसको सॉलिड फॉर्म में मैंने वाटर में डाला और इसको मैंने डिजोल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये डिजोल्व नहीं होगा, ये अपनी सॉलिड स्टेट मेंटेन रखेगा, ये सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट ड्यूरिंग अ रिएक्शन बने, फॉर एग्जांपल जैसे पहले सॉल्युबल सॉल्ट की एग्जांपल देखते हैं। NaCl जब बन रहा होता है तो कौन से रिएक्शन में बनता है? HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट बनेगा वो पानी में डिजोल्व ही होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि सॉल्ट बना है, दिखेगा नहीं आपको। लेकिन अगर कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट पानी के अंदर बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बेरियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा बेरियम सल्फेट। अभी जो बेरियम सल्फेट बना है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये जब बनेगा तो अपनी सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, ये एक्वस फॉर्म में नहीं आएगा, डिजोल्व नहीं होगा। तो होता क्या है, जब बेरियम सल्फेट पानी में बनेगा, मतलब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2SO4 के अंदर बेरियम ऑक्साइड को डाला, तो बेरियम ऑक्साइड तो रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा इन शॉर्ट। और जो सॉल्ट बनेगा बेरियम सल्फेट वो पानी के अंदर फिर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स बनेगा, इस तरह के छोटे 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 पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे जो कि पूरे पानी में फैल जाएंगे। देखो जब मैंने बेरियम सल्फेट सॉल्ट डाला था वाटर में डिजोल्व करने के लिए तो वो नीचे जाके बैठ गया था, लेकिन अगर ड्यूरिंग अ रिएक्शन कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो उसके फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे सोल्यूशन में फैले हुए मिलेंगे आपको। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनका एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट।
सही है। प्रेसिपिटेट बेसिकली इनसॉल्युबल सॉल्ट के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीपीटी। तो हम इस वर्ड पीपीटी भी यूज करेंगे एग्जाम में। अगर हम वर्ड पीपीटी लिख देते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है, प्रेसिपिटेट लिखोगे वो भी एक्सेप्टेबल है। तो प्रेसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म होती है पीपीटी। अच्छा, अब अगर कोई सॉल्ट इंसॉल्युबल है और अगर मैंने इसको वाटर में डाला है और मैं उसको हीट करूं, तो शमाइल देखो हीट करने से वाट सॉल्युबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो वो थोड़ा बहुत डिजोल्व जरूर होगा, लेकिन वो कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, आप वाटर को रूम टेम्परेचर पे भी डालोगे तो वो डिजोल्व कर जाता है, लेकिन अगर आप उसको हीट करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है सॉल्युबिलिटी। और अगर कोई सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो हीट करने पे वो थोड़ा बहुत डिजोल्व जरूर होगा, लेकिन उसके प्रेसिपिटेट फिर भी सोल्यूशन में रहेंगे। तो हीट करने से क्या फर्क पड़ रहा है हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, हीट करने से थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन हमारा वो कंसर्न नहीं है अभी। ठीक है। तो हमें जो है ना, कुछ सॉल्ट जो सॉल्ट सॉल्युबल है और जो इनसॉल्युबल है वो बकायदा याद रखने हैं कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है और कौन सा सॉल्ट इनसॉल्युबल है। वो याद करने के लिए देखो उसका तरीका क्या है कि हमें मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बना दिया है। उस टेबल को आप लोग किस तरह से याद करोगे वो मैं बता देता हूँ। देखो, अब नाइट्रेट्स के सॉल्ट कौन से होंगे जिनमें एनाइन जो होगा वो नाइट्रेट होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, CaNO3 हो जाएगा ये। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, बेरियम नाइट्रेट हो गया, लेड 2 नाइट्रेट हो गया, PbNO3। तो नाइट्रेट सॉल्ट कोई भी होगा, किसी भी मेटल नाइट्रेट का सॉल्ट बना हुआ होगा, वो हमेशा सॉल्युबल होते हैं। तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, वो कभी भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते ही नहीं, मतलब वो कभी भी इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह जितने भी सल्फेट्स के सॉल्ट हैं वो भी सारे सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ सल्फेट्स होते हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होते। उनमें से अब देखो, आपको ये याद नहीं करवाएंगे कि सॉल्युबल सल्फेट कौन कौन से होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा होते हैं। हम आपको वो याद करवा देते हैं कि इनसॉल्युबल कौन से होते हैं। तो जो इनसॉल्युबल है उसके अलावा कोई भी सल्फेट का सॉल्ट आ जाए वो सॉल्युबल होगा। तो इनसॉल्युबल सल्फेट सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? बेरियम सल्फेट होता है, BaSO4। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। अच्छा, अब यहाँ से ना ये याद करना है, मतलब इन शॉर्ट आपने रट्टा मारना है इसका। बेरियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, इसी तरह लेड 2 सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों सल्फेट के सॉल्ट जो है वो इंसॉल्युबल हैं। अगर आप ये याद कर लोगे कि इंसॉल्युबल सॉल्ट कौन से हैं, तो बाकी इसके अलावा कोई भी सल्फेट का सॉल्ट आ जाए वो सॉल्युबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँगे व्हाट अबाउट सोडियम सल्फेट, आप कहोगे सॉल्युबल है। अगर मैं आपसे कहूँ पोटेशियम सल्फेट, आप कहोगे सॉल्युबल है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नीशियम सल्फेट, तो आप कहोगे कि वो सॉल्युबल है। तो बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट, इन सल्फेट्स के अलावा कोई भी आपके पास सॉल्ट होगा, दे ऑल आर सॉल्युबल। सिर्फ ये तीन जो है वो इनसॉल्युबल है। तो आप ये तीन याद कर लो, इनसॉल्युबल कौन कौन से, तो सॉल्युबल आप खुद ही बता दोगे। इसी तरह क्लोराइड्स के लिए भी ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड 2 क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। आपने ये याद करना है जो इनसॉल्युबल है, तो सॉल्युबल आप खुद ही बता दोगे सारे। इसके अलावा कोई भी क्लोराइड सॉल्ट है वो सॉल्युबल है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, दे ऑल आर सॉल्युबल सॉल्ट। तो सॉल्युबल सॉल्ट की लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें वो याद नहीं करनी है। हम सिर्फ ये याद करेंगे जो इनसॉल्युबल है। उसके अलावा कोई भी क्लोराइड का सॉल्ट होगा वो सॉल्युबल होगा। इसी तरह पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट, चाहे वो पोटेशियम सल्फेट हो, चाहे पोटेशियम नाइट्रेट हो, चाहे पोटेशियम क्लोराइड हो, वो हमेशा सॉल्युबल ही बनाता है। इसी तरह सोडियम का कोई भी सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम सल्फेट हो, सोडियम नाइट्रेट हो, सोडियम कार्बोनेट हो, दे ऑल आर सॉल्युबल सॉल्ट। सिमिलरली अमोनियम सॉल्ट आर ऑलवेज सॉल्युबल सॉल्ट। अमोनियम आइन कौन सा होता है हमारे पास? NH4+1। तो हमारे पास ग्रुप कैटाइन में सिर्फ एक ही कैटाइन है जो कि अमोनियम है, जो हमें याद रखना होता है। तो अमोनियम का कोई भी सॉल्ट, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया,
अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम कार्बोनेट हो गया, ये सारे सॉल्ट, मतलब अमोनियम का कोई भी सॉल्ट है ना, तो आपने सोचना ही नहीं है उसके बारे में, वो सॉल्युबल ही होगा। इसी तरह सुभाष देखो, कार्बोनेट्स के जो सॉल्ट होते हैं वो ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, मतलब सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बात बताई है कि पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट होगा जिसमें पोटेशियम है वो सॉल्युबल है, तो पोटेशियम कार्बोनेट भी ऑब्वियसली सॉल्युबल ही होगा, सोडियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल है, अमोनियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल है। इसके अलावा जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि देखो इन जो सॉल्युबल, अब क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट ज्यादा है इसलिए मैं आपको सॉल्युबल कार्बोनेट के याद करवा रहा हूँ कि पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। इसके अलावा कोई भी कार्बोनेट का दूसरा सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल ही होगा। कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, बेरियम कार्बोनेट ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, ये सारे के सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट होंगे। सही है। अब ये याद करना बहुत जरूरी है, ये टेबल याद होगा तो आप क्वेश्चंस कर सकोगे आगे। फिलहाल तो इस टेबल को सामने रख के क्वेश्चंस करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस टेबल को याद कर लेना। इतना बड़ा है नहीं, जल्दी याद हो जाता है, लेकिन ये आपको समझ लो आपने ना रटना है इसको, और कोई इसका हल नहीं है, याद करना है आपने ये। अच्छा, फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, कि हम सॉल्ट को प्रिपेयर किस तरह से करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है तो उसकी प्रिपरेशन का तरीका थोड़ा अलग होगा, और अगर सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है तो उसकी प्रिपरेशन का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो जो हमारा टॉपिक है ना प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, तो इसमें हम जो है दो तरह के सॉल्ट बना सकते हैं, एक या तो सॉल्युबल सॉल्ट और या इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन के तरीके थोड़े से अलग होंगे, और इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन के तरीके थोड़े से अलग होंगे। हमें इसमें ये भी पता होना चाहिए कि हम किस चीज को किससे रिएक्ट करवाएंगे, मतलब रिएक्टेंट्स पता होने चाहिए रिएक्शन के। ठीक है, और जो सॉल्ट बनेगा प्रोडक्ट में, उस सॉल्ट को हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे। आई मीन कि प्रोडक्ट कोई और भी बन सकता है, वाटर में भी बन सकता है वो, तो सॉल्ट को हम सॉलिड फॉर्म में किस तरह से अपने पास लेके आएंगे, जिसकी हम सेपरेशन की बात करेंगे। तो टेक्निक जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट हो चाहे इनसॉल्युबल सॉल्ट हो, टेक्निक तो एक ही यूज होगी कि हमने रिएक्ट क्या करवाना है, कौन सा सॉल्ट बनाने के लिए, जो प्रोडक्ट में सॉल्ट बनेगा उसको सेपरेट किस तरह से करवाएंगे। लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट के लिए टेक्निक्स, ये जो टेक्निक्स हैं इनमें तरीके स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब ये हमारे पास देखो थोड़ा एटीपी का पार्ट आ रहा है कि ये ज्यादातर इसके क्वेश्चन जो है वो एटीपी में आते हैं। तो इससे पहले कि हम यहाँ पे चलेंगे सॉल्ट प्रिपेयर किस तरह से करवाना है, हम थोड़े से ना अपैरेटस देख लेते हैं जो हम लोग इसमें यूज करेंगे सॉल्ट बनाने के लिए। तो वैसे जो ये हम डिटेल में एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ही बहुत चीजें जो कि आपको अभी पता होनी चाहिए कि क्या क्या यूज होती हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छी खासी आप देख भी चुके होगे पहले केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब सबको पता है। टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अगर मुझे सोल्यूशन डालना है तो मैं टेस्ट ट्यूब यूज करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक फ्लास्क होता है, कॉनिकल फ्लास्क। इसका भी काम क्या होता है, वॉल्यूम मेजर करना होता है। इसके अलावा इसमें जो हमारे पास सॉल्ट प्रिपरेशन में एक अपैरेटस हम लोग यूज कर रहे होंगे ना, इवेपोरेटिंग डिश। इवेपोरेटिंग डिश का काम क्या होता है, अगर मुझे किसी चीज को हीट करके उसमें से वाटर को इवेपोरेट करवाना है ना, वाटर तुम्हें पता है पानी को गर्म करो तो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। अगर मुझे वाटर को इवेपोरेट करा के बाहर निकालना है तो मैं इवेपोरेटिंग डिश यूज करूंगा इसमें। तो इन सब के नाम बार बार यूज हो रहे होंगे इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। इसके अलावा एक होता है फिल्टर फनल। फिल्टर फनल इसमें यूज होगा, फिल्टर पेपर यूज होगा। अब उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है फिल्टर पेपर का कि वो किसी भी इंसॉल्युबल चीज को, जैसे वो जिस तरह से हम चाय निकालते हैं तो वो जो उसकी पत्ती होती है वो सीप में रह जाती है, इसी तरह फिल्टर पेपर का काम भी यही होता है कि उसमें से पानी पास हो जाता है, लेकिन जो हमारे पास इंसॉल्युबल चीज होती है वो फिल्टर पेपर पे रह जाती है। तो वो फिल्ट्रेशन वाला हमारा तरीका है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले अपना काम प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। अगर मुझे इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है तो मैं किस तरह से बनाऊंगा। देखो सॉल्ट बनाने के जो तरीके हैं, हमारे पास सॉल्ट बनाने के ना दो मेथड्स होते हैं।
अब चाहे वो इनसॉल्युबल सॉल्ट हो चाहे वो सॉल्युबल सॉल्ट हो। एक तो मैंने देखा कि सॉल्ट जो है वो एसिड, और उसको अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराओ, मतलब एसिड के रिएक्शन से भी हम सॉल्ट बना सकते हैं, या एसिड और मेटल ऑक्साइड, इससे भी सॉल्ट बन सकता है, या एसिड और मेटल कार्बोनेट्स, जो हमने एसिड में रिएक्शन देखे हैं ये सारे, इससे भी कोई सॉल्ट बन सकता है, या फिर एसिड और एल्कली। तो पहला तरीका क्या है कि मैं एसिड का रिएक्शन कराऊं इनमें से किसी एक चीज के साथ, उनसे सॉल्ट बन जाएंगे। और दूसरा हमारे पास तरीका क्या है सॉल्ट बनाने का, कि मैं दो सॉल्ट्स को जब आपस में मिलाता हूँ ना, सॉल्ट वन एंड सॉल्ट टू, तो उससे भी एक डिफरेंट सॉल्ट बन सकते हैं, सॉल्ट थ्री एंड सॉल्ट फोर। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम आगे मेटल्स में भी देखेंगे, यहाँ भी हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो किस तरह से सॉल्ट बन जाते हैं, लेकिन इसकी जो डिटेल है स्ट्रक्चर वो हम मेटल्स में ही देख रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो सॉल्ट बनाना है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसॉल्युबल सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं ना, कि तो मुझे कोई इंसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है और उस इंसॉल्युबल सॉल्ट का नाम है बेरियम सल्फेट। मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे ये बना के दो। तो सबसे पहले आप देखोगे, देखो पहला स्टेप क्या है कि आपने रिएक्टेंट्स क्या लेने हैं, इसके लिए क्या क्या रिएक्ट कराओ कि इससे बेरियम सल्फेट बने। दूसरा स्टेप क्या होगा, जब वो रिएक्टेंट बन गए तो आप उसके जो सॉल्ट बना है उसको सेपरेट कैसे करोगे। तो रिएक्टेंट्स कैसे पता चलेंगे, जब आपके पास सॉल्ट है, बेरियम सल्फेट सॉल्ट बनाना है, तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि इज इट अ सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो सबसे पहले जब आप देखोगे अपना वो वाला टेबल जिसमें मैंने सॉल्युबिलिटीज आपको याद कराई हैं, तो आप कहोगे कि सारे के सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर थ्री सल्फेट जिसमें बेरियम सल्फेट आता है। मतलब बेरियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, ये टेबल, ये वाला टेबल की मैं बात कर रहा हूँ कि बेरियम सल्फेट आपने आइडेंटिफाई किया कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो आपने बोला ये जो सॉल्ट बनेगा ये तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके लिए, देखो मुझे जब बेरियम सल्फेट बनाना है तो मुझे इसमें से रिकॉग्नाइज करना है कि कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। तो इसमें जो कैटाइन है बेरियम सल्फेट में वो Ba2 पॉजिटिव है, बेरियम कैटाइन। और जो एनाइन है बेरियम सल्फेट में वो है SO4 2 नेगेटिव। अच्छा, अब मैं अगर रिएक्शन एसिड और एसिड के साथ कोई मेटल या मेटल हाइड्रोक्साइड या कोई भी रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो बेरी सल्फेट जो भी एनाइन होता है ना सॉल्ट में, देखो सॉल्ट में एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। जो भी एनाइन होगा वो हमेशा आएगा आपका एसिड से, मतलब आपने एसिड ऐसा लेना है जिसमें सल्फेट हो। ठीक है, और एसिड के साथ जो दूसरी चीज रिएक्ट करवा रहे हो वहां से कैटाइन आता है। अब अगर आप मेटल्स के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो ये बेरियम मेटल लेना पड़ेगा आपको। सही है। अच्छा, एसिड कौन सा लोगे आप, एसिड आप कहोगे कि सल्फ्यूरिक एसिड लेना है H2SO4, क्योंकि उसी में सल्फेट होता है। लेकिन मेटल अगर आप ले रहे हो तो बेरियम मेटल हो, आप मेटल ऑक्साइड अगर ले रहे हो तो आप बेरियम ऑक्साइड भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने अल्कली लेना है तो बेरियम हाइड्रोक्साइड वैसे बनता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम नहीं ले रहे। आप बेरियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, BaCO3। तो कैटाइन जो होगा आपका मेटल या मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट या अल्कली वहां से आ रहा होगा, और जो एनाइन होगा वो आपका कहाँ से आ रहा होगा, एसिड से आ रहा होगा। मतलब आपने एसिड ऐसा लेना है जिसमें सल्फेट आयन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये रिएक्शन कराता हूँ बिटवीन बेरियम ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब मुझे पता है कि बेरियम ऑक्साइड जो है वो मेरी मेटल ऑक्साइड है, जिसको मैं बेस भी कहता हूँ। जो मेटल ऑक्साइड होती है उनको हम बेस भी कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है। और जब ये रिएक्ट करेगी तो बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, वाटर। अब बेरियम सल्फेट इंसॉल्युबल सॉल्ट है तो ये जो बनेगा वो इन द फॉर्म ऑफ PPT बनेगा। अब अगर मैंने जिस अभी फ्लास्क में, जिस भी अपैरेटस में, जैसे एक बीकर था, इसमें मैंने क्या किया, बेरियम ऑक्साइड डाली नीचे
और फिर ऊपर से इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। तो क्या हुआ, बेरियम सल्फेट बन गया, सॉल्ट पीपीटी बन गया, उसके वो डिजोल्व हो गया, मतलब इनसॉल्युबल रहा। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हो गया बेरियम ऑक्साइड से, दोनों रिएक्ट हो गए और सॉल्ट जो बना इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट बना। तो पहला आपका ये काम तो हो गया कि आपने सॉल्ट तो बना लिया, लेकिन इस सॉल्ट को अब आप सेपरेट आउट कैसे करोगे। अब देखो ये इंसॉल्युबल सॉल्ट है, जो इंसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनको सेपरेट करना बहुत आसान होता है। हम जो इसमें प्रोसेस यूज करते हैं वो यूज करते हैं फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन में हम लोगों ने इसी बीकर को उठाएंगे और एक बीकर के ऊपर, खाली बीकर के ऊपर हम लोग रखते हैं फनल। उस फनल के ऊपर हम लोग लगा देते हैं एक फिल्टर पेपर। मतलब वो जो जैसे सीव बनाते हैं ना, इसी जो सीव होती है वैसी हमने अपनी एक सीव बना ली है, फनल के ऊपर फिल्टर पेपर लगा दिया। अब इस सोल्यूशन, ये जो हमारे पास सोल्यूशन बना है जिसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम ऑक्साइड डाला था, तो इसके अंदर अब हमारे पास सॉल्ट है, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो कि इनसॉल्युबल है, और वाटर। अब जब मैं इसकी फिल्ट्रेशन करूंगा तो बेरियम ऑक्साइड जो है ना वो तो रिएक्ट हो गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जो सॉल्ट बना है बेरियम सल्फेट वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और जो पानी है वो इस फिल्टर पेपर में से पास करके नीचे आके जमा हो जाएगा। तो जो भी चीज फिल्टर पेपर से पास हो जाती है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। और जो चीज फिल्टर पेपर में रुक जाती है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू वो चीज होती है जो इंसॉल्युबल हो, जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं जो फिल्टर पेपर पे चीज रुक जाती है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू, और जो चीज पास हो जाती है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, तो मैंने अलग अलग कर लिया, सेपरेशन कर ली। अब सेपरेशन करने के बाद जो है ना, मैं उस सॉल्ट को थोड़ा तरीके से साफ सुथरा कर लेते हैं। साफ सुथरा करने का क्या मतलब है कि उसको जब फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है तो मैं डिस्टिल वाटर को उसके ऊपर डाल के जो है, ताकि अगर उसके साथ कुछ बेरियम ऑक्साइड अनरिएक्टेड रह गया है या कोई और चीज है, और तो कोई चीज वैसे थी नहीं यहाँ पे, तो इन केस अगर कोई बेरियम ऑक्साइड वगैरह उसके ऊपर रह गया है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिस्टिल वाटर से वॉश कर लूंगा। अच्छा, डिस्टिल वाटर क्या होता है, डिस्टिल वाटर वो पानी होता है जिसमें ऑलरेडी कोई सॉल्ट ना हो। ठीक है, आई होप डिस्टिल वाटर का आइडिया होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। डिस्टिल वाटर इज वाटर जिसमें और कोई सॉल्ट ना हो। जैसे हमारे घरों में जो टैप वाटर होता है, तो वो टैप वाटर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। टैप वाटर हो गया या मिनरल वाटर, पीने का जो पानी होता है मिनरल वाटर, उसको मिनरल वाटर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी डिजोल्व सॉल्ट उसमें डाले हुए होते हैं। जैसे कि पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, उसमें जैसे पोटेशियम आयन मिलता है बॉडी को, सोडियम सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं। और वो क्यों होते हैं मिनरल वाटर में, क्योंकि वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको नीड है बॉडी को। हम लोग डिस्टिल वाटर नहीं पी सकते, क्योंकि डिस्टिल वाटर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो H2O मॉलिक्यूल होगा और कुछ नहीं होगा, कोई सॉल्ट नहीं होगा। और डिस्टिल वाटर को हम लोग केमिस्ट्री की टर्म्स में कहेंगे कि दिस इज प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब इसमें सिर्फ वाटर है। लेकिन डिस्टिल वाटर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर हम डिस्टिल वाटर पी लेंगे, लेट से आपने 1-2 लीटर या 1 लीटर भी डिस्टिल वाटर पी लिया है, और 5-6 घंटे बाद अगर आप कोई थेरेपी नहीं लोगे, तो फिर ये इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ। तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी। क्यों है वो फिर बायो में हम कभी डिस्कस करेंगे, टाइम हुआ तो हम लोग डिस्टिल वाटर से ही क्यों वॉश कर रहे हैं, ताकि डिस्टिल वाटर में कोई और सॉल्ट नहीं है। अब देखो, मैं बेरियम सल्फेट सॉल्ट को टैप वाटर से वॉश करना अगर शुरू कर दूं, तो टैप वाटर में तो ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो कुछ सॉल्ट क्या पता वो बेरियम सल्फेट के साथ मिक्स हो जाए। तो हमने तो बेरियम सल्फेट चाहिए था ना, सिर्फ उसमें कोई और सॉल्ट भी मिक्स हो गया तो हमारा जो पर्पस था वो खराब हो गया। तो वी विल वॉश इट विद डिस्टिल वाटर। और वॉश करने के बाद फिर इस फिल्टर पेपर से हम जो है ना दूसरे फिल्टर पेपर पे या किसी ऐसे पेपर पे जो वाटर इसमें से सोक कर ले उस पे डाल देंगे इन क्रिस्टल्स को, और फिर उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब वो ड्राई हो जाएगा तो हमारे पास बेरियम सल्फेट सॉल्ट के क्रिस्टल्स आ जाएंगे। ये हमारा पूरा इसका एक प्रोसेस है जिससे हम बेरियम सल्फेट सॉल्ट हासिल कर सकते हैं बनाने के बाद। कुछ पूछना है इसमें किसी को? अगर इसमें मैं आपको स्टेप्स बताऊं,
जो कि अक्सर हमारे पास क्वेश्चन आता रहता है लिखने के लिए कि हाउ वुड वी प्रिपेयर बेरियम सल्फेट सॉल्ट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ बेरियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब रिएक्शन अगर मैं आपको बता रहा हूँ या आपने खुद ही सिलेक्ट करना है, तो आपने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मिक्स, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉरी, वी विल मिक्स बेरियम ऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट फॉर्म बेरियम सल्फेट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। सबसे पहले तो आप रिएक्टेंट बता दोगे, तो रिएक्टेंट आपने क्या बताया, आप चाहो तो ये इक्वेशन लिख दो, चाहो तो आप रिएक्टेंट बता दो कि बेरियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करा, उसके बाद जो सॉल्ट बना है बेरियम सल्फेट वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। और जब फिल्ट्रेशन कर लोगे तो जो फिल्टर पेपर पे रेजिड्यू होगा वो हमारे पास बेरियम सल्फेट का सॉल्ट है। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे, उसको वॉश विद डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद फिर वो जो रेजिड्यू है फिल्टर पेपर पे उसको हम ड्राई कर लेंगे, और हमारे पास फाइनली बेरियम सल्फेट का सॉल्ट आ गया। अच्छा सभी, आप बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हम यूज कर सकते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर डालोगे तो बेरियम सल्फेट तब भी बनेगा। ठीक है, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड असल में बनती मुश्किल से है बेरियम ऑक्साइड से, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है, पार्शियली सॉल्युबल होती है, सिर्फ मोस्टली इनसॉल्युबल होती है। इसलिए हम कर तो सकते हैं ये भी, इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटीज जो है ना वो उस टेबल में नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटीज हमें याद करनी नहीं है, तो हमें बता देता है। लेकिन कुछ ऑक्साइड जैसे कि ग्रुप 1 की जितनी भी ऑक्साइड्स होती है ना, सोडियम ऑक्साइड हो गई, पोटेशियम ऑक्साइड हो गई, ये जो है ना वो हाईली सॉल्युबल होती है। हाईली सॉल्युबल का क्या मतलब है कि वाटर में डालते ही एल्कली बन जाती है, इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास जैसे ग्रुप 2 की ऑक्साइड्स है ना, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड हो गई, बेरियम ऑक्साइड हो गई, इनको जब मैं वाटर में डालता हूँ तो ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एल्कली बनाएगा नहीं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इन तीनों में से ज्यादा सॉल्युबल होती है, तो ज्यादा एल्कली बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एल्कली बनाता है, लेकिन वो बहुत अच्छा सॉल्युबल नहीं होता। बेरियम हाइड्रोक्साइड भी एल्कली बनाता है, लेकिन वो इन सबसे कम सॉल्युबल होता है, मतलब कम एल्कली बनता है। ग्रुप 1 से अगर इनको कंपेयर करो ना, तो ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, और ग्रुप 1 वाले जो है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं। सही है, और सिर्फ वो बेसेस जो सॉल्युबल इन वाटर होती हैं उनको हम एल्कली कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्युबल कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं ना उनको ही एल्कली मानते हैं, अगर आगे हमें रिएक्शन उनका लेना है। लेकिन यहाँ पे आप ले सकते हो बेरियम हाइड्रोक्साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, और आगे इसमें देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे लेट से कोई सॉल्ट बनाना है, सिल्वर क्लोराइड बनाना है, लेट से सिल्वर क्लोराइड इज AgCl। अच्छा जी, अब देखो सिल्वर क्लोराइड, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि सिल्वर, क्या सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है या इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो अगेन आप इस टेबल पे जाओगे और आप इसमें देखोगे कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। किस टेबल की बात कर रहा हूँ, ये वाले टेबल की। तो आपने आइडेंटिफाई करा कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो तो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब आपने देखना है कि उसको बनाना कैसे है। अब जब आप आगे जैसे पढ़ोगे ना, जैसे मेटल्स पढ़ोगे मेरे साथ, तो फिर आपको कुछ चीजें और पता चलेंगी। तो ये सारी जो है वो, ये चैप्टर जो है ना इंटरलिंक्ड, यहाँ से ना एसिड एंड बेसिस हो गया, आपका मेटल्स हो गया, रिडॉक्स हो गया, ये सारे चैप्टर ना आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। तो एक चैप्टर की नॉलेज से एक सारी चीजें ना यहाँ पे समझ आती नहीं है। तो जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो और चीजें समझ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिल्वर क्लोराइड बनाना है, और अगर आपकी चॉइस ये है कि मैं
कोई एसिड लूं ऐसा कि सिल्वर क्लोराइड उससे बनाऊं, तो एनाइन इसमें क्या है, क्लोराइड। तो अब अगर आप एनाइन देखो तो वो क्लोराइड है, और कैटाइन जो है वो सिल्वर आइन है। आप कह हमने बात किया कि एनाइन हमारा हमेशा आता है एसिड से, तो एसिड तो हम HCl ले लेंगे इसमें। और जो कैटाइन है, अब कैटाइन, अब अगर आप सिल्वर मेटल ले लो, आप कहो कि भाई सिल्वर मेटल मेटल है, एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराओ तो वो सॉल्ट इन वाटर बनाएगा। तो अगर मैं सिल्वर और HCl को रिएक्ट कराऊं ना, तो मसला ये है कि सिल्वर जो है ना वो रिएक्ट नहीं करता है एसिड के साथ, ये रिएक्शन होता नहीं है। उसका रीजन ये है कि जो सिल्वर है वो अनरिएक्टिव मेटल है। ठीक है, अच्छा ये चीज जो है ना ये आपको पढ़ाई जाएगी मेटल्स की रिएक्टिविटी में, तो तब आपको ये बात पता होगी कि सिल्वर जो है वो रिएक्ट नहीं करता। अभी तो मैंने बताई, लेकिन पहले से तो नहीं पता थी। तो आप एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम मेटल्स में पढ़ चुके होंगे जब तक। अच्छा, अब बात हुई कि और मैं क्या करवा सकता हूँ। अगर आप कहोगे मैं ये सिल्वर ऑक्साइड ले लूँ या सिल्वर कार्बोनेट ले लूँ, ठीक है, या सिल्वर हाइड्रोक्साइड, अब ये मैं बता रहा हूँ कि ये अभी एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते सिल्वर के कंपाउंड, ये एक अलग बात है। मैं बता रहा हूँ कि एसिड के साथ ऑक्साइड भी रिएक्ट करती है, मेटल कार्बोनेट भी और मेटल हाइड्रोक्साइड भी। लेकिन सिल्वर अनरिएक्टिव मेटल होता है, ना सिल्वर की ऑक्साइड मिलती है, ना सिल्वर का कार्बोनेट मिलता है, ना सिल्वर का हाइड्रोक्साइड आपको इजीली मिलता है। जब ऑक्साइड ही नहीं मिलती तो हाइड्रोक्साइड कहाँ से मिलेगी, और सिल्वर कार्बोनेट भी नहीं मिलता। सिल्वर जो है आपको नाइट्रेट्स की फॉर्म में मिलता है, सिल्वर नाइट्रेट मिलता है, लेकिन ये सारी चीजें नहीं मिलती। अब देखो सवाल ये आता है, अब पास पेपर्स देखेंगे ना तो ये चीज और क्लियर होगी। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता है कि सिल्वर ऑक्साइड नहीं होता, या सिल्वर कार्बोनेट नहीं होता, या सिल्वर हाइड्रोक्साइड नहीं होता। कोई बात नहीं, आपको वो बताएगा क्वेश्चन में कि आपने ये चीज इसके साथ रिएक्ट करके बनाना है। अब इस तरह की कोई चीज आएगी ना तो वो आपको बताएगा, बिल्कुल आपको ब्लाइंड में नहीं छोड़ देगा वो कि खुद ही सारे रिएक्टेंट चूज करो। कोई ऐसा नहीं कि हिंट देगा ही नहीं, वो बिल्कुल भी देगा, बिल्कुल देगा। तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इस बात से मुझे ये पता चला कि मैं मेटल और एसिड के ये रिएक्शन करवा के सिल्वर क्लोराइड नहीं बना सकता। अच्छा, दूसरे हमने तरीका क्या देखा कि हमने कहा कि दो सॉल्ट्स भी जो है वो आपस में रिएक्ट करके, जैसे एक सॉल्ट वन है एक सॉल्ट टू है, वो आपस में रिएक्ट करके दो दूसरे सॉल्ट्स बना सकते हैं। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम डिटेल में तो मेटल्स में ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जितनी चीज यहाँ पे अभी हमें देखनी है वो समझ आ जाएगी हमें। फॉर एग्जाम्पल मुझे सॉल्ट बनाना है अभी सिल्वर क्लोराइड, AgCl, ठीक है। तो इस सॉल्ट को मैं जैसे सॉल्ट 3 कह रहा हूँ, अब ये बनेगा सॉलिड फॉर्म में क्योंकि ये इंसॉल्युबल सॉल्ट है। मुझे ये भी पता है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो इंसॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा, इसके PPT बनेंगे। और इसको सेपरेट कराने के लिए मुझे फिल्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ये सारी बातें मुझे इसके बारे में सिर्फ इतना देख के पता चल गई कि ये इंसॉल्युबल सॉल्ट है। अब इसको बनाने के लिए देखो, अब इसका जो कैटाइन है वो किसी ऐसे सॉल्ट से आए। देखो, अब अगर दो सॉल्ट इंसॉल्युबल हैं तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। मतलब आप नमक के अंदर, सॉलिड नमक के अंदर कोई एक सॉलिड चीज डालो और बोलो दो सॉलिड मिक्स हो जाए आपस में, ऐसा तो नहीं होता ना। या तो वो पानी में डिजोल्व हो। तो एक सॉल्ट मुझे ऐसा लेना है कि जिसमें सिल्वर आइन हो, और एक सॉल्ट मुझे ऐसा लेना है जिसमें क्लोराइड आइन हो, और उनके दोनों सॉल्युबल सॉल्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर का, अगर मैं कोई ऐसा सिल्वर नाइट्रेट, मैंने आपको बताया सिल्वर नाइट्रेट मिलेगा, वो आपको बता देगा क्वेश्चन में कि सिल्वर नाइट्रेट है। इसके अलावा Cl का सॉल्ट हमने बहुत देख लिया है, सोडियम क्लोराइड। तो होगा क्या, देखो, जब हम दो सॉल्ट्स को एक आपस में रिएक्ट कराते हैं ना, तो और दोनों डिफरेंट मेटल्स के हैं, सिल्वर जो है वो एक अलग मेटल है, सोडियम एक अलग मेटल है। तो मेटल्स में हम ये देखेंगे कि जो सोडियम मेटल है ना, इट इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो सोडियम क्या करता है, वो जाएगा सिल्वर को उसकी जगह से हटाएगा और उसकी जगह पे लग जाता है। मतलब सोडियम जब उसको हटाएगा सिल्वर को, तो वो सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। और फिर सिल्वर जो रह जाएगा, वो यहाँ पे सिल्वर रह गया है, जब सोडियम ने क्लोराइड को छोड़ा है और नाइट्रेट के साथ जाके खुद लग गया, तो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग रह गए थे, तो वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो ये क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड। तो अगर आपके पास देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो टेस्ट ट्यूब है,
एक में सिल्वर नाइट्रेट था आपके पास, ये सॉल्युबल कलरलेस सॉल्ट है पानी के अंदर, इसके अंदर आपने सोडियम क्लोराइड डाला, सॉल्युबल सॉल्ट पानी में डिसॉल्व करके, तो आपने दो सोल्यूशन मिक्स करे और अचानक से क्या होगा यहाँ पे ना, जैसे ही मिक्स करोगे छोटे 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 वाटर के अंदर जो है ना वो पार्टिकल्स आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट आ जाएंगे सिल्वर क्लोराइड। अब इसको सेपरेट करने के लिए आपने अगेन फिल्ट्रेशन करनी है, फिल्ट्रेशन करने के बाद डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद आपने उसको ड्राई होने के लिए रख देना है, रेजिड्यू का आपको जो है वो क्या कहते हैं सॉल्ट मिल जाएगा। क्या करोगे आप, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करने पे जो रेजिड्यू है जो फिल्टर पेपर में रुक गया वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है आपके पास सिल्वर क्लोराइड, इसको आप वॉश करोगे डिस्टिल वाटर से, वॉश विथ डिस्टिल वाटर, और फिर आप उसको ड्राई कर लोगे। ड्राई करने की भी तरीके होते हैं, आप कूल एयर ड्राई कर लो उसको, हवा में रख दो खुद ही ड्राई हो जाएगा, या कभी कभार हम अवन में भी रखते हैं उसको, लेकिन इनसॉल्युबल सॉल्ट को ड्राई करने के लिए अवन हीटिंग की जरूरत नहीं है, हवा में रख दोगे वो खुद ही ड्राई हो जाएगा। पूछना है किसी को कुछ यहाँ तक? तो देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में हमने दो तरह के सॉल्ट बनाए, मतलब अभी बनाना दो तरह के बनते हैं, हमने बनाना अभी एक ही सीखा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, और सॉल्युबल सॉल्ट अभी हम सीखते हैं आगे। इनसॉल्युबल सॉल्ट में हमने ये देखा कि अगर मुझे इनको बनाना है तो मैं दो तरीके से रिएक्शन करा सकता हूँ, एक तो एसिड का रिएक्शन करा दो, अब एसिड का रिएक्शन आप मेटल के साथ भी करा सकते हो, अब देखना पड़ेगा कि मेटल रिएक्ट करेगा नहीं करेगा उससे, या मेटल ऑक्साइड के साथ भी करा सकते हो, या मेटल कार्बोनेट के साथ, या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। और दूसरा क्या है कि आप दो एसिड को सॉरी दो सॉल्ट्स को आपस में डाल दो, मिक्स कर दो, तो भी बन सकता है, और वो तरीका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक हो गया। इसी तरह सॉल्युबल सॉल्ट बनाने का भी बिल्कुल यही तरीका है एग्जैक्टली exactly. हम एसिड का रिएक्शन करा सकते हैं, और हम ये भी करवा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करवा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा सॉल्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे, मुझे अगर कोई सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, सोडियम नाइट्रेट चंदना सॉल्युबल सॉल्ट होता है, मतलब एक्वा, अगर पानी में डालोगे तो एक्वा स्टेट है, डिजोल्व हो जाएगा, इसकी स्टेट एक्वस होगी। अच्छा, देखो अगर मुझे सोडियम क्लोराइड बनाना है, अब दिस इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, अगेन टेबल अगर याद कर लो, याद तो करना पड़ेगा, खैर ये जल्द से जल्द, तो आप सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करोगे कि जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड तो सॉल्युबल क्लोराइड में आएगा ना, यहाँ पे आएगा NaCl, क्योंकि सिल्वर और लेड क्लोराइड जो है वो सिर्फ इनसॉल्युबल होता है, सोडियम क्लोराइड तो सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब किस तरह से हम इसको करेंगे, मुझे सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो इसमें जो कैटाइन है वो Na पॉजिटिव है, और जो एनाइन है वो Cl नेगेटिव है। अब अगर मुझे एसिड और एल्कली का रिएक्शन कराना है तो मर्जी है, आप एसिड एल्कली करा रहे हो, एसिड मेटल करा रहे हो। अब मेटल्स में तुम ये भी देखोगे कि अगर मैं एसिड को HCl लेना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एसिड जिसमें क्लोराइड हो, और अगर मैं HCl में सोडियम को डालता हूँ तो ये रिएक्शन हो तो जाता है, लेकिन ये रिएक्शन ना बड़ा वायलेंट होता है, मतलब वायलेंट क्या, एक्सप्लोसिव होता है, मतलब पानी में एकदम से धमाका होगा अगर मैं HCl में सोडियम मेटल डाल दूं। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना अभी आगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि यार हम ले तो सकते हैं, केमिस्ट्री तो सही है, बनाएगा तो वो सॉल्ट, लेकिन वो जिस तरह से सॉल्ट बना रहा है, तो मुझे सॉल्ट बनाना है, अपने आप को शहीद थोड़ी करवाना है, तो मुझे ये सारी चीजें देख के सिलेक्शन करनी पड़ती है। क्वेश्चन में इतना नहीं वो ब्लाइंड दे देगा आपको कि बस आसमान में छोड़ दिया और खुद निकालो, कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगी वहां से ना। जैसे मुझे बनाना है सोडियम क्लोराइड, तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लूंगा, एल्कली लूंगा,
और ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब देखो HCl जो होता है वो भी एक्वा स्टेट में होता है, डिसॉल्व होता है, एसिड है ना। एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी एक्वस होता है। अभी जो सॉल्ट बना है ये भी सॉल्युबल है, ये भी एक्वस है। वाटर तो लिक्विड हो गया हमारा, अभी सॉल्युबल सॉल्ट है। अब ये बन तो जाएगा, लेकिन इसको निकालना जो है ना, वो सेपरेट आउट कराना, वो मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल काम है। और वो मुश्किल काम किस वजह से है कि देखो, अगर मैंने रिएक्शन ऐसे करवाया है कि मेरे पास HCl था और कुछ उसमें मैंने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर फॉर और बना क्या, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और पानी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा डाल दिया, एक्सेस डाल दिया, जिससे मोल्स में हमने देखा था ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैंने एक्सेस में डाल दिया तो HCl तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो फाइनल आपके पास सोल्यूशन होगा उसमें फिर तीन चीजें होंगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होगा जो कि वो भी एक्वस फॉर्म में डिजोल्व है पानी में, NaCl वो भी एक्वस फॉर्म में डिजोल्व है पानी में। तो मैं फिल्ट्रेशन वगैरह तो किसी चीज से कर नहीं सकता। अच्छा, तो हमें ना इस चीज को अवॉइड करने के लिए फिर हम लोगों को मोल्स का या स्टोइचियोमेट्री का सहारा लेना पड़ता है, या फिर हम एक स्टेप और करते हैं जिसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन हम देखते हैं आगे, लेकिन फिलहाल मैं अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कैलकुलेशन करके HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड उतना उतना डालूंगा कि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए। मतलब ना तो HCl बचे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड बचे। और वो काम मैं कैसे करवा सकता हूँ, वो काम मैं या तो कैलकुलेट करके डालूं कि कितना HCl है उसको कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए एग्जैक्टली, ताकि दोनों के दोनों कंप्लीटली रिएक्ट होके खत्म हो जाए और सिर्फ प्रोडक्ट हो। और दूसरा काम मैनुअली करने का विदाउट कैलकुलेशन, फिर हम टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, टाइट्रेशन में जैसे ही सारा का सारा एल्कली रिएक्ट हो जाएगा तो मैं एसिड डालना बंद कर दूंगा, ये सारा का सारा एसिड रिएक्ट हो जाएगा तो मैं एल्कली डालना बंद कर दूंगा, ताकि एक्सेस में कोई भी रिएक्टेंट ना हो। एक्सेस में होगा तो वो बचेगा। मैं चाह रहा हूँ कि सोल्यूशन में रिएक्टेंट कोई ना बचे, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो मोलर कैलकुलेशन करके डाल सकते हैं, वो हम लोगों ने सीखी हुई है, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ करवाएगा नहीं कि सॉल्ट बनाना है, क्योंकि मोलर कैलकुलेशन जैसे मोल्स का क्वेश्चन आता है वैसा ही आए। तो वो टाइट्रेशन वाला प्रोसेस अब अभी हम इस क्लास के बाद देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर मुझे NaCl सॉल्ट मैंने बना लिया है समहाउ, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो दोनों कंप्लीटली फिनिश हो गए हैं, कोई भी एक्सेस में नहीं रहा, और मेरे पास प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड है पानी के अंदर, तो उसको मुझे सेपरेट आउट कैसे कराना है, सॉल्युबल सॉल्ट को निकालना कैसे, सॉलिड फॉर्म में कैसे लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा सॉल्युबल सॉल्ट है ना, जिस भी रिएक्शन मिक्सचर में ये है NaCl एक्वस, क्योंकि इसमें पानी भी होगा साथ, तो मैं अभी तुम लोगों को मैंने वो दिखाया था इवेपोरेटिंग डिश, इसको मैं डालूंगा इवेपोरेटिंग डिश में। और इवेपोरेटिंग डिश में डालने के बाद इसको मैंने ट्रांसफर करने के बाद इसको हीट करेंगे। और जब इसको हीट करेंगे तो इसमें से क्या होगा, वाटर वेपर तो निकल जाएगा, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर निकलता जाएगा, ये सारा वाटर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं हीटिंग इस तरह भी नहीं कि बस फुल फ्लेम करा और छोड़ दिया कि पूरा पानी जो है वो उड़ जाए। मैं एक पॉइंट पे आके हीटिंग बंद कर दूंगा। किस पॉइंट पे आके, जब मेरे पास जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट रह जाएगा। और वो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ना पानी रह जाए, मतलब गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन बन जाए। थिक विस्कस सोल्यूशन जब बन जाएगा ना, मतलब अगर आप नमक पानी में, या आप घर पे भी करके दे सकते हो, NaCl पानी में डिजोल्व करो और किसी बाउल में रख के उसको हीट करो, तो जैसे जैसे पानी उड़ना शुरू हो जाएगा आप देखोगे कि आपके पास जो जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाएगा उसमें, तो वो बहुत थिक लिक्विड हो जाएगा, विस्कस लिक्विड, जिसको हम कहते हैं गाढ़ा सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। केमिस्ट्री में उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आई विल हीट अंटिल सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अचीव। और जब सैचुरेटेड सोल्यूशन अचीव हो जाएगा उसके बाद मैं हीटिंग करना स्टॉप कर दूंगा, स्टॉप हीटिंग। अच्छा, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जो भी सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, उसको उठा के एक फिल्टर पेपर के ऊपर डाल देंगे। फिल्टर पेपर डाल दो या कोई भी सोकिंग पेपर, टिश्यू पेपर टाइप का डाल दो। अब हमारे पास टिश्यू पेपर टाइप का एक ही पेपर होता है लैब में, फिल्टर पेपर, तो हम उसको फिल्टर पेपर पे ही डाल देते हैं। यहाँ पे फिल्टर पेपर का पर्पस जो है वो फिल्ट्रेट करवाना नहीं है किसी चीज को। यहाँ पे इसका पर्पस क्या है कि ये जो वाटर इसमें है ना वो एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि ये सोक कर लेता है ना पानी को।
तो ये क्या होगा, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन में थोड़ा बहुत पानी रह गया है, वो इस क्रिस्टल में से उसको सोक एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद फिर हम उसको ड्राई करेंगे। अब ड्राई जो है आप एयर ड्राई भी कर सकते हो, मतलब हवा में ऐसी छोड़ दो, या आप अवन ड्राई भी कर सकते हो उसको। अवन होता है केमिस्ट्री लैब में एक, जैसे माइक्रोवेव अवन होता है ना, वैसा ही एक अवन होता है, उसमें डाल के अवन ऑन कर दो, 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए हीट करो, तो उससे भी ड्राई कर सकते हैं। अच्छा, ड्राइंग जो होती है ना, वो स्लो ड्राइंग करनी होती है। ऐसा नहीं है आप कहो कि भाई ड्राई करना है तो मैं उसको चूल्हे पे ही ना हीट बंसन बर्नर के नीचे ही रख रहा हूँ, ड्राई हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन जो आपका सॉल्ट बनेगा ना, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नहीं बनेगा। वो सॉल्ट जो है ना, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनेगा। हम लोग जो सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं ना, उसके हम क्रिस्टल्स बनाते हैं। वो कहता है कि क्रिस्टल्स बनाओ। क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनाने के लिए वी हैव टू कूल, और स्लो कूलिंग जिसको हम कहते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं हमेशा, जिसकी वजह से सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनते हैं। जैसे नमक का दाना होता है ना, दैट इज क्रिस्टल। अगर उसको क्रश कर दो, ग्राइंड कर दो, तो वो पाउडर बन जाएगा। वैसा सॉल्ट बनेगा, हमें क्रिस्टल्स बनाने पड़ते हैं सॉल्ट के। तो क्रिस्टल्स के लिए हम हमेशा स्लो कूलिंग करते हैं। अच्छा, ये सारी डिटेल जो है ना, वो आपको इस हैंडआउट में जहाँ मिलेगी। ये तो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का पहला तरीका है, जिसमें यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, 2 सॉल्ट से हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड यूज किया था, लेकिन इसमें आई थिंक ये थोड़ा पढ़ लेना, ये कुछ और है। ये वो वाली एग्जाम्पल नहीं है जो मैंने दी थी। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है और पोटेशियम सल्फेट है। तो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट बना है, उसको हमने फिर फिल्ट्रेशन की और अलग कर लिया। ये तो आसान काम। अब ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट है, ये हमने जो अभी देखा है ना, वो हमने सिंपल वाला देखा है, कि जिसमें हमने जो है वो बस मिक्स कर दिया इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कोई भी रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में ना हो। लेकिन जब भी हम एसिड और एल्कली रिएक्ट करवाते हैं ना, तो हम टाइट्रेशन करते हैं, ताकि कोई भी चीज ज्यादा ना रहे। तो ये टाइट्रेशन वाला जो हमारा मेथड है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, अब जैसे वहां पे हम सोडियम क्लोराइड बना रहे थे, अब सोडियम क्लोराइड के लिए मैंने आपको बताया कि भाई उसमें अगर तुम सोडियम क्लोराइड और HCl लोगे ना, तो हो तो जाएगा रिएक्शन, लेकिन वो फिर ना हमारे लिए क्या कहते हैं, रिस्की एक्सपेरिमेंट है, और हम ऐसे रिस्क नहीं लेते बिला वजह के। लेकिन अगर मुझे कोई सॉल्ट, जैसे इसमें यहाँ पे ना इस एग्जाम्पल में हमने जिंक क्लोराइड बनाया है, नहीं जिंक सल्फेट बनाया है। तो अगर जिंक सल्फेट बनाना है, तो उसके लिए मुझे जो एनाइन चाहिए, वो सल्फेट चाहिए। और सल्फेट कहाँ से आ सकता है? H2SO4 में से। और जिंक जो आ सकता है, वो जिंक मेटल में डायरेक्टली ले सकता हूँ, क्योंकि जिंक जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन एक्सप्लोसिवली रिएक्ट नहीं करता। अब अगेन ये चीज आपको कहाँ से पता चलेगी? ये चीजें अब हम मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे ना, तो वहां से हमें पता चल जाएगी। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो चैप्टर्स है ना, 3 एसिड एंड बेसिस, मेटल्स और इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारे ना इंटरलिंक्ड ही आपको मिलेंगे। इसके क्वेश्चंस भी इंटरलिंक्ड मिलेंगे ज्यादातर। तो ये थोड़ा सा इन 3 चैप्टर में थोड़ी सी बर्दाश्त आपको रखनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने क्या किया, इसमें जिंक को, और सॉरी जिंक मेटल को और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर दिया। जब मिक्स करा तो जिंक सल्फेट बना। अच्छा, इसमें जो है ना, मुझे कोई इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे लिमिटिंग और एक्सेस का ख्याल रखना पड़े। मैं क्या करूंगा, मैं जिंक मेटल लूंगा और सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, जिंक मेटल को जो है ना, मैं एक्सेस में डालता रहूँ। मैं जिंक मेटल जब तक डालता रहूंगा जब तक रिएक्शन कंप्लीट ना हो। और मुझे कैसे पता चलेगा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है? क्योंकि मुझे पता है इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। और जब बबल्स ऑफ गैस आना बंद हो जाएंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि सारा का सारा एसिड रिएक्ट हो गया, और फिर मैं जिंक डालना बंद कर दूंगा। लेकिन उस वक्त तक तो आप ज्यादा जिंक डाल चुके हुए होगे, फिर कोई बात नहीं। जिंक मेटल है, और मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो जिंक सल्फेट बना रहा है। लेकिन जब एसिड खत्म हो जाएगा, तो वो मेटल पानी में फिर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा सॉलिड फॉर्म में। वैसा नहीं होगा कि जिंक सल्फेट बना है, क्योंकि जिंक सल्फेट वो एसिड के साथ रिएक्ट करके बना रहा था। जब एसिड ही खत्म हो गया, तो बाकी आपने जो एक्सेस मेटल डाला है, वो तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा पाउडर फॉर्म में। और उसको सेपरेट करने के लिए आप क्या करोगे? फिल्ट्रेशन कर लोगे। जब हमने उसकी सोल्यूशन में, यहाँ पे देखो, इस सोल्यूशन में हमारे पास अभी क्या क्या है? जिंक सल्फेट है, हाइड्रोजन गैस तो वो निकल गई, और ज़ाहिर है पानी तो होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में लिया हुआ था हमने। वाटर तो होगा होगा ऑब्वियसली। और क्या है साथ में? जिंक पाउडर फॉर्म में है, जिंक मेटल। ये पाउडर फॉर्म में आप चिप्स डाल ले हो, या
टुकड़े डाल दो छोटे छोटे, तो टुकड़ों की फॉर्म में होगा। फिर आपने अगर जिंक मेटल को इसमें से सेपरेट आउट करना है, तो जिंक सल्फेट जो है वो हमारा क्या कहते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जिंक सल्फेट सॉल्युबल है कैसे, वो टेबल देखोगे तो ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट। उसके अलावा तो सारे सॉल्ट सॉल्युबल, सल्फेट के सारे सॉल्ट सॉल्युबल हैं इन तीन के अलावा। तो जिंक सल्फेट भी सॉल्युबल होगा, एक्वस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो जब आप इसको फिल्ट्रेशन करोगे तो फिल्टर पेपर में जिंक मेटल जो है वो तो रुक जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू, लेकिन जो फिल्ट्रेट में पास होगा वो क्या क्या पास होगा, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, जिंक सल्फेट पानी के अंदर, तो उसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन कहेंगे, ZnSO4 एक्वस फॉर्म में। वो किस में आ जाएगा, इस फिल्ट्रेट में, जो नीचे पास हो जाता है फिल्टर पेपर से, उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। तो देखो इस बार मैं अपने रेजिड्यू जो मेरे पास आया ना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि रेजिड्यू क्या आया है, क्योंकि मुझे जिंक मेटल थोड़ी बनाना था। जिंक मेटल तो मेरे पास ऑलरेडी पहले भी था, वो तो मैंने बस एक्सेस डाला था, वो सेपरेट किया। मैं इंटरेस्टेड किस में हूँ, जिंक सल्फेट सॉल्ट में। ठीक है, लेकिन वो जिंक सल्फेट सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में नहीं मिला है, सॉलिड फॉर्म में नहीं मिला, पानी में डिजोल्व मिला। तो उसको पानी में से निकालने के लिए मैं फिर वो वाला अपना इवेपोरेशन स्टार्ट कर दूंगा। तो देखो इसमें हमने फिल्ट्रेशन भी करनी पड़ गई एक्सेस चीज निकालने के लिए, और फिर इवेपोरेशन करी। इवेपोरेशन करने पे जब हमने उसको वाटर को उड़ा दिया, तो क्रिस्टल सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने यहाँ पे छोड़ा, जिसमें हमने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया, तो क्रिस्टल्स बन गए। अच्छा, बाद में यहाँ पे जो दूसरा बार फिल्टर पेपर दिया हुआ है ना, ये मैं बताता हूँ इसका क्या करा है इन्होंने। यहाँ तक हमारे पास, जिसमें हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा करने के लिए रख दिया, तो हमारे पास क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास तरीका होता है, पहले हमने पानी को इवेपोरेट करा, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। और जब ठंडा करते हैं क्रिस्टल्स बनने के लिए, तो उसको प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इस मेथड को हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। पानी उड़ा दिया, इवेपोरेशन, और जब क्रिस्टल्स बने तो डेट इज क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, जब क्रिस्टल्स बने ना, तो उसको आप अवन ड्राई करो। अच्छा, अवन ड्राई करने से पहले अक्सर जो है वो क्रिस्टल के साथ कहीं कुछ और चिपका हुआ ना रह जाए कुछ, तो हम लोग या कोई एसिड थोड़ा बहुत अनरिएक्टेड या कुछ पानी वानी, पानी तो खैर हम अवन ड्राई कर देंगे, लेकिन कोई और चीज जैसे कोई जिंक मेटल वगैरह ना रह गया हो या कोई और सॉल्ट ना रह गया हो, तो हम उसको क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को साफ करने के लिए डिस्टिल वाटर से वॉश कर देते हैं। तो वो डिस्टिल वाटर से वॉश करने के लिए ना उसने क्या करा, फिल्टर पेपर में यहाँ पे ये जिंक सल्फेट रखा और डिस्टिल वाटर से वॉश करा, ताकि डिस्टिल वाटर से वॉश होता जाएगा तो डिस्टिल वाटर जो एक्सेस है वो बाहर निकल जाएगा, उस जो हमारा सॉल्ट है जिंक सल्फेट वो रह जाएगा। ऐसा, अब यहाँ पे मसला क्या है, जब मैं वो डिस्टिल वाटर से वॉश करूंगा, तो सब मैंने तो अपना जितना भी जो मेरा पर्पस था वो मैंने जो है ना बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं डिस्टिल वाटर से वॉश कर दूंगा उसको, तो जो जिंक सल्फेट सॉल्ट है वो तो सॉल्युबल है, और अगर आपने दोबारा उसके ऊपर पानी डाला तो वो तो दोबारा डिसॉल्व हो जाएगा, तो जो आपने मेहनत की है ना इवेपोरेशन की और क्रिस्टलाइजेशन की, वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि हम लोग इसको डिस्टिल वाटर से वॉश कर रहे हैं जैसे इनसॉल्युबल में, तो इसलिए मैंने बताया हम इसको डिस्टिल वाटर से, यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना, ये एक एक्सेस बना हुआ है, ये एक बुक है उसमें ये बनाया हुआ है, तो आप बेशक ये वाला स्टेप ना लिखो। इसमें इन्होंने वॉश नहीं करा है डिस्टिल वाटर से, इन्होंने बेसिकली क्या करा है कि जो थोड़ा बहुत पानी हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन में रह गया ना, उसको उन्होंने इस तरह से फिल्टर पेपर पे डाला है कि वो पानी जो है वो फिल्टर पेपर में से निकल जाए, वो सॉल्ट रह जाए। ठीक है, और उसको थोड़ा सा आप प्रेस करोगे, क्रिस्टल्स को थोड़ा सा दबाओगे, तो जो पानी अंदर होता है वो और निकल जाता है। तो ये वो वाला काम किया हुआ है, तो ये एक एडिशनल काम है, ये बेशक ना लिखो कोई मसला नहीं है। आपने जो मार्किंग की के हिसाब से जो आपके स्टेप्स बनते हैं ना, इवेपोरेशन से जो स्टार्ट होता है, तो आपने क्या करना है, सिंपल जो वर्डिंग लिखनी है मैं वो वर्डिंग आपको बता देता हूँ, और वर्डिंग लिखेंगे भी हम लोग। तो हमें क्या करना है, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द solution of soluble salt, heat it until
सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अचीव्ड। ठीक है, अब सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे, ड्राई द क्रिस्टल। देखो इसमें वॉशिंग वाला पार्ट नहीं लेके आना है, वो इनसॉल्युबल सॉल्ट में था कि वॉश विद डिस्टिल वाटर। इसको वॉश करोगे तो ये दोबारा डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल सॉल्ट है, पानी से धोने नहीं बैठना है इसको। फिर हम क्या करेंगे, ड्राई द क्रिस्टल्स। और ड्राई ओवन ड्राई भी लिख सकते हो, एयर ड्राई भी लिख सकते हो। जब इसका अभी क्वेश्चन लिखवाएंगे ना आंसर पास पेपर का, तो और अच्छा हमें समझ आ जाएगा। ये ड्राई द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम उसको ड्राई करने के लिए फिल्टर पेपर पे भी रख सकते हैं पानी सोक करवाने के लिए, और अवन ड्राई भी कर सकते हैं, एयर ड्राई भी कर, फिल्टर पेपर पे रख के छोड़ दो, हवा से खुद ही खुश्क हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने लिखने हैं, या आपको पढ़ना है पहले थोड़ा बहुत याद करना है, इसमें ये सारी चीजें ना लिखी भी है। तो ये देखो, अच्छा ये सबसे जो बोरिंग वाला काम है ना हमारे पास यही है, लेकिन एक बार इसके जब हम क्वेश्चंस अभी देख लेंगे ना तो ये काम आसान हो जाएगा, ये काम मुश्किल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा स्टेप जो है वो लिखा हुआ है, तो जिंक इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड अंटिल द एक्सेस टू इंश्योर नो मोर सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट। तो हमें इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, हम सिर्फ ये लिख देंगे कि जिंक इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड in excess. The mixture is filtered to separate excess zinc from zinc sulfate solution. The filtrate zinc sulfate is then placed। अब ये पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं है कि फिल्ट्रेट को हमने डाला, फिर हम ये लिख देंगे फिल्ट्रेट इज हीटेड इन evaporating dish until a saturated solution is achieved. Filter the crystal या dry the crystals, ओवन ड्राई कर दो, ओवन ड्राई द क्रिस्टल, एयर ड्राई द क्रिस्टल्स, बस दैट्स। तो ये जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना इसका, तो मैं खुद लिखवाऊंगा इसके 3-4 क्वेश्चन के आंसर, तो आपको आ जाएगा। फिलहाल इसकी रीडिंग जरूर कर लेना कि ये हो क्या रहा है, स्टेप इसको रिवाइज कर लेना। ये बड़ा बोरिंग सा काम है, हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो है ना प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट थ्रू टाइट्रेशन भी देखना है, छोटा सा काम है ये। इसका क्वेश्चन जो है वो घूम फिर के की तरह का आता है, तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा लिखना कैसे, घूम फिर के की तरह का क्वेश्चन आना है इसका मेथड का। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग जो है ये पेज 18 है, पेज 18 का ऑक्साइड से पहले पहले तक का ये पढ़ लो, ताकि नेक्स्ट क्लास में फिर हम ये चैप्टर, अब ये चैप्टर एक तरह से खत्म तो नहीं होगा, इसी में फिर एटीपी को हम एक्सटेंड करके एटीपी और टाइट्रेशन में चले जाएंगे। इसी चैप्टर की नॉलेज है सारी उसमें। ठीक है, कुछ पूछना है तो